हेलो फ्रेंड्स। जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हम जो अध्याय 1 है उसका पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं सारे नियमों का। आज हम अध्याय 2 शुरू करेंगे जिसमें हम नियम है 5 से 26 तक, और अध्याय 2 का नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, जिसमें नियम है 5 से और 26 तक। इसके हम 11 नियम आज पढ़ेंगे और 11 कल। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण आपकी क्लासें नहीं आ पाई, आगे कंटिन्यू क्लास रहेंगी। तो आज हम 11 नियम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अध्याय 2 का अध्याय पहला मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपको अगर अध्याय फर्स्ट के नोट्स चाहिए, ये जो मैंने शॉर्ट रूप में तैयार किए हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा। बहुत से लोग तो इनके पैसे ले रहे हैं नोट्स बना बना के, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा। मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बनाए मैंने, मेरे लिए भी बनाए, आपके लिए भी। तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जिसको चाहिए आप वहाँ से ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, नियम 5 से 26 तक है। अध्याय 2 का नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भाग हैं फ्रेंड्स। अध्याय 2 में ऐसे जैसे अपन अगले चैप्टर आएंगे जितने भी, सब में भाग बनाए गए हैं, ठीक है। भाग 1, भाग 2, उसमें कुछ कुछ 2 2 3 3 5 5 नियम दिए हुए हैं। तो इसमें भाग फर्स्ट है धन की प्राप्ति, और इसमें नियम है 5, 6 और 7। नियम 5 क्या कहता है? नियम 5 क्या कहता है? सरकार की ओर से प्राप्त की गई कोई भी धनराशि अविलंब राजकीय खाते में जमा की जाएगी। यानी कि कोई भी सरकार की तरफ से राशि है, सरकारी बकाया है, जमा है, या फिर सरकार को प्राप्त राशि है, उसको बिना किसी विलंब किए राजकीय खाते में तुरंत जमा की जाएगी। तो नियम 5 क्या कहता है? अविलंब राजकीय खाते में राशि जमा की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नियम 5 आपको याद रखना है कि जो राशि है सरकार की ओर से प्राप्त की गई है, उसको अविलंब राजकीय खाते में जमा किया जाएगा, ठीक है। नियम 6 क्या कहता है? सरकारी बकाया या राज्य की अभिरक्षा में जमा करवाने हेतु प्राप्त राशि को कोषागार नियम के अनुसार राज्य की संचित निधि लोक लेखा निधि में जमा करवाया जाएगा। यानी कि जो सरकारी बकाया राशि है, जो सरकार की अभिरक्षा में जमा करवाने हेतु जो प्राप्त होगी, उसको जो कोषागार के नियम है उसके अनुसार राज्य की संचित निधि और लोक लेखा निधि में जमा करवाया जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि नियम 6 क्या कहता है कि जो राशि होगी उसको संचित निधि और लोक लेखा निधि में जमा करवाया जाएगा, बस, ठीक है। ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है कि नियम 6 क्या कहता है? राज्य की संचित निधि और लोक लेखा निधि में इसको जमा करवाया जाएगा। तो नियम 5 क्या कहता है? अविलंब राजकीय खाते में जमा करवाई जाएगी राशि। नियम 6 क्या कहता है कि उस राशि को संचित निधि या फिर लोक लेखा निधि में जमा करवाया जाएगा, ठीक है। नियम 7 क्या कहता है? निर्धारण, संग्रहण एवं नियंत्रण। निर्धारण, संग्रहण एवं नियंत्रण, इसका क्या मतलब है? जो संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा उसका यह दायित्व होगा कि जो सरकारी बकाया है उसका सही एवं शीघ्रता से उसका निर्धारण किया जाए, संग्रहण किया जाए, और उसका लेखांकन करके उसको कोषागार में जमा करवाया जाए, ठीक है। नियम 7 यही कहता है कि जो राशि है उसका नियम अनुसार निर्धारण कर दो, संग्रहण कर दो, उसका लेखांकन करके उसको कोषागार में जमा करवा दो। नियम 7 यही कहता है। नियम 5 क्या कहता है कि अविलंब राजकीय खाते में जमा करवाई जाएगी। नियम 6 क्या कहता है कि उसको राज्य की संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा करवाया जाएगा। और नियम 7 कहता है कि उसका निर्धारण, संग्रह में नियंत्रण कैसे किया जाएगा। अब भाग सेकंड आ जाता है, धनराशि का व्यय एवं भुगतान। इसमें नियम 8 से लेकर के 13 तक दिए हुए हैं। तो नियम 8 क्या कहता है? कोषागार से धनराशि निकालना, आहरण करना या फिर निकालना। ये जो कोषागार है उससे धनराशि निकालने क्या क्या नियम होंगे, किस किस तरीके से राशि को निकाला जा सकता है। पहला है कि जब तक कोई विशेष नियम ना बन जाए या फिर कोई आदेश अधिकृत न हो जाए, तब तक वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई भी राशि सरकारी खाते से नहीं निकाली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। कि जब तक कोई नियम ना बने, जब तक कोई आदेश ना आ जाए, तब तक वित्त विभाग की सहमति के बिना, यानी कि वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है, तब तक राशि कोषागार से नहीं निकलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर किसी परिस्थिति में तुरंत भुगतान करना हो तो जो सक्षम प्राधिकारी होगा उसका आदेश जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक वह आदेश को अधिकृत नहीं कर देगा, तब तक राशि नहीं निकाली जा सकती। नियम 8.3 क्या कहता है? इसमें फ्रेंड्स 3 नियम है। 8.3 क्या कहता है? जिसमें तीसरा नियम है कि जो आवंटित बजट होगा उसमें जो राशि है उसको लैप्स होने से बचाने के लिए उस राशि को निकाल करके बैंक खाते में या फिर लोक लेखा निधि में जमा नहीं करवाया जा सकता। यानी कि जो राशि बजट में आवंटित की गई है
और उसको अभी तक व्यय नहीं किया गया है, तो उसको बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको निकाल के बैंक खाते में जमा करवा दी या लोक लेखा निधि में जमा करवा दी, ऐसा नहीं होगा, ये निषेध है। ठीक है, ये नियम 8(3) में है। नियम 8(2) में क्या है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी अधिकृत नहीं कर देगा तब तक राशि आहरित नहीं की जाएगी। और नियम 8(1) क्या कहता है कि वित्त विभाग की सहमति जब तक नहीं मिलेगी जब तक राशि नहीं निकाली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नियम 9 की बात करें तो लोक निधि से व्यय करने के लिए आवश्यक शर्तें। जो लोक लेखा निधि है उससे जो खर्चे होंगे, जो व्यय होंगे, उसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो सरकार द्वारा जो विधिवत रूप से कोई अधिकारी प्राधिकृत कर दिया गया उसकी स्वीकृति प्राप्त होना जरूरी है। जो अधिकारी सरकार ने अधिकार दे दिया उसको कि इसकी स्वीकृति के बिना खर्चे नहीं होंगे, तो उसकी स्वीकृति जरूरी है। दूसरा कि संबंधित जो वर्ष होगा उसका बजट में उसका प्रावधान होना चाहिए, तब लोक लेखा निधि से हम व्यय कर सकते हैं। तो नियम 9 क्या कहते हैं, लोक लेखा निधि से व्यय करने के लिए जो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या रहेगी, जो अधिकारी होगा उसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो बजट में उसका प्रावधान होना चाहिए। नियम 10 वित्तीय औचित्य के स्तर। जो वित्तीय औचित्य है उसके क्या क्या स्तर रहेंगे इसकी बात करें। इसका क्या है, जो प्रत्येक जो कर्मचारी होगा यह ध्यान रखेगा अपने कार्यालय में कि जो आहरण एवं वितरण अधिकारी है वो वित्तीय नियमों की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो प्रत्येक कर्मचारी होगा उससे यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि जो राजकीय धन है तो या फिर सार्वजनिक धन है उसका जो व्यय हो रहा है उसमें सतर्कता बरतेगा। किस प्रकार से, जैसे कि उसका खुद का ही वो धन है, इस प्रकार से वो सतर्कता बरतेगा व्यय को खर्च करने के लिए कि ये मेरा ही धन है। ठीक है, दूसरा व्यय जो होगा वो कभी भी अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, दे रहे हैं 2 लाख रुपए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें स्वयं का कोई लाभ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को भी उसका कोई लाभ के लिए नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग को विशेष रूप से लाभ दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वित्तीय औचित्य के स्तर है। नियम 5 क्या कह रहा था, मैं रिपीट करवा दूं। नियम 5 क्या कह रहा था कि अविलंब राजकीय खाते में जमा करवाई जाएगी। नियम 6 क्या कह रहा था कि उसको राज्य की संचित निधि या कोषागार में जमा करवाया जाएगा। नियम 7 क्या कह रहा था, निर्धारण, संग्रहण या नियंत्रण कैसे किया जाएगा। नियम 8 क्या कहता था कि कोषागार से धनराशि निकालने क्या क्या नियम होंगे। नियम 9 क्या कह रहा था कि लोक लेखा निधि से जो व्यय होंगे उनके लिए आवश्यक शर्तें क्या रहेंगी। और नियम 10 क्या है, वित्तीय औचित्य के स्तर। बात करते हैं नियम 11 की, व्यय का नियंत्रण, कि जो व्यय होगा, खर्चे होंगे, उसका नियंत्रण कैसे कैसे किया जाएगा। तो नियम 11 में है जो नियंत्रण अधिकारी होगा उसको यह देखना होगा कि जो कुल व्यय है वो आवंटित बजट की सीमा में ही किया जाए। जो बजट का आवंटन किया गया है उसमें ही व्यय किया जाए, यह नियंत्रण अधिकारी को देखना होगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो आवंटित बजट है वो किस सीमा में किया जाएगा, या देखने का अधिकार किसको होगा, तो नियंत्रण अधिकारी के उसको होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बजट आवंटन किया गया है उसका जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य के लिए उसका खर्च होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि उद्देश्य कोई और है और किसी अन्य चीज़ के लिए उसको खर्च किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक परिपत्र लिखवाऊंगा आपको इसका, नियम 11 के तहत ही। एक है GA19। इसमें क्या होता है कि जो व्यय का लेखा होता है वो GA19 परिपत्र में तैयार किया जाता है, व्यय का लेखा। ठीक है, और एक और होता है GA27। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी पर्टिकुलर माह है उसकी जो बकाया देय होंगी उसका मासिक विवरण प्राप्त करना हो। अगर किसी माह की बकाया का मासिक विवरण प्राप्त करना हो तो GA27 प्रपत्र तैयार किया जाएगा, और व्यय का लेखा तैयार करना हो तो GA19 प्रपत्र तैयार किया जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं नियम 12, अनियमितताओं, छल कपट, हानि के विरुद्ध जांच। तो नियम 12 क्या कहता है, जो अनियमितताएं होंगी, छल कपट होगा, हानि के विरुद्ध जांच कैसे कैसे की जाएगी। देखो, प्रत्येक जो नियंत्रण अधिकारी है उसका यह कर्तव्य होगा कि जो उसके अधीन जो कार्यालय हैं उनमें अनियमितताएं रोकी जाएं, या फिर सरकारी जो सामान है उसकी हानि हो रही है
उसकी जांच करने के लिए प्रभावी आंतरिक जांच की व्यवस्था कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। यानी कि किसी भी कार्यालय में सामान जो है या राशि है उसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा है तो उसकी प्रभावी जांच करने की व्यवस्था कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। ठीक है, एक बात तो ये कि नियंत्रण अधिकारी प्रभावी जांच की व्यवस्था करेगा। दूसरी बात, विभागाध्यक्ष के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा की जाती है। जो विभाग का अध्यक्ष होगा उसके जो कार्यालय के लेखों की जो आंतरिक जांच होगी उसको कौन करेगा? निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियम 12 ये होगा, जो अनियमितताएं होंगी, छल कपट हानि होगी, उसके खिलाफ जो जांच के नियम हो वो नियम 12 में दिए गए। नियम 13, भुगतान में देरी। नियम 13 किसकी बात करता है? भुगतान में देरी। यानी कि ऐसे व्यय जिनका किया जाना अपरिहार्य रूप से भुगतान किया जाना है, जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है, उन नियमों के विरुद्ध दायित्व उत्पन्न करना भुगतान करने में बड़ी अनियमितता होगी। यानी कि ऐसे व्यय हैं या ऐसे खर्चे, ऐसी धनराशि जिनको टाला नहीं जा सकता और उनको नियमों के विरुद्ध अगर उनको टाला जा रहा है तो ये नियम 13 में उनके बारे में बात की गई है, भुगतान में देरी। तो नियम 13 किसकी बात करता है? भुगतान में देरी की बात करता है। नियम 14, अब भाग 3 शुरू हो गया जिसमें लेखा संधारण के संदर्भ में करते हुए और नियम है इसमें 14 से 17 तक। हम 11 ही नियम याद करेंगे आज, 11 इसके कल पढ़ेंगे, कल सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। नियम 14 किसकी बात करता है? सरकारी राशि या सामान का लेखा तैयार कर संधारित करना। प्रत्येक कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसको सरकारी राशि या सामान का लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, ठीक है, उसका यह उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा कि वह पूर्ण रूप से उस राशि या सामान को संधारित करे, ठीक है, और समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करता रहे। ठीक है, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिसको कोई भी राशि है या सरकारी सामान है जिसको संधारण करने के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उसका यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा कि वह उच्च अधिकारी को समय समय पर उसकी सूचना देते रहे। तो फ्रेंड्स, ये नियम थे, हमने 5 से लेकर के और 14 तक याद किए। मैं आपको एक बार फिर से इनको रिपीट करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि कौन कौन से नियम में क्या क्या बात थी। देखो, नियम 5 किसकी बात करता है? अविलंब राजकीय खाते में राशि जमा की जाएगी। नियम 6 किसकी बात करता है? कि जो राशि है संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा की जाएगी। नियम 7 किसकी बात करता है? संग्रहण नियंत्रण कैसे किया जाएगा। नियम 8 किसकी बात करता है? कि राशि को कैसे आहरित किया जाएगा, उसके नियम दे रखे। नियम 9 में क्या है? कि जो लोक लेखा निधि है उसमें व्यय करने के लिए जो शर्तें रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी। नियम 10 वित्तीय औचित्य के स्तर की बात करता है। नियम 11 में व्यय पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। नियम 12 क्या कहता है? अनियमितताओं, जो चीज़त हानियाँ होंगी उसकी जांच कौन करवाएगा, कैसे की जाएगी। नियम 13 भुगतान में देरी की बात करता है। और नियम 14 किसकी बात करता है? सरकारी राशि या सामान का लेखा तैयार करने का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कौन होगा? वो कर्मचारी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियम 11 हमने याद कर लिए। फ्रेंड्स, अगर ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कंटेंट कैसा लगा आपको। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।